नमस्कार, मैं हूं आशुतोष श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्राइम टीवी के राजनीतिक मंच के चर्चा में आज हमारे साथ हैं भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर। आज इनसे चर्चा करेंगे कि वर्तमान परिदृश्य में लोकसभा के जो चुनाव हैं उसमें किस तरह भारतीय समाज पार्टी मैदान में उतरेगी, क्या वजह है इस पार्टी को अस्तित्व में आने की, और ऐसे ही कई बातों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अरुण जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वजह थी कि आपको ये पार्टी बनानी पड़ी, और एक पार्टी बनाने के बाद एक विचारधारा के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ रहा है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको इस मुद्दे पर कि जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उस समय मान्यवर कांसी राम जी पंजाब की धरती से आकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल ला रहे थे। तो उस समय माननीय स्वर्गीय कांसी राम जी से वो मुलाकात हो गई माननीय ओम प्रकाश राजभर से। उन्होंने विचार उनके जब अध्ययन किया तो उनको लगा कि मान्यवर कांसी राम जी उन तबके के बारे में लड़ाई लड़ना चाहते हैं जिन तबकों के बारे में राजनीति करने वाले लोग नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने 1585 का नारा देकर के जनता के बीच में आया कि 15% वाला इस देश में राज कर रहा है, 85% वाला इस देश में भीख मांग रहा है। इस बीमारी को दूर करने के लिए कांसी राम जी ने एक नारा लगाया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को इस बात में समझ में आई कि कांसी राम जी सबको हिस्सा देना चाहते हैं, हमको कांसी राम जी के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। 13 साल लगातार मान्यवर कांसी राम जी के साथ संघर्ष करते रहे, समाज को जगाते रहे, जिन समाज को लोग अंधेरे में रख चुके थे, जिन समाज के बारे में लोग चर्चा नहीं करना चाहते थे, एक दूसरे से नफरत फैलाते थे। आज उन समाज की अगुवाई करते करते मान्यवर कांसी राम जी इस धरती से चले गए। विरासत में जब मायावती को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली तो मायावती जी उनके बारे में भूल गई, उन मिशन के बारे में भूल गई जिन मिशन को मान्यवर कांसी राम जी लेके चले थे। आज जिस समाज का इतिहास नहीं होता है वह समाज कभी तरक्की के रास्ते पर नहीं जा सकता है। मान्यवर कांसी राम जी कहा करते थे, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वह समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। अगर तरक्की के रास्ते पे ले जाना है तो मान्यवर कांसी राम जी के सिद्धांतों पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नाम पर बहन जी से जब हिस्सा मांगा गया तो बहन जी ने कहा कि हम आपको हिस्सा नहीं दे सकते, आपको जो करना है वो कर लीजिए। मान्यवर कांसी राम जी के विचार हमें खटक गए, जो ये स्थिति उत्पन्न, और मैं मान्यवर कांसी राम जी के विचार से प्रभावित होकर के मैं निष्ठ हो गया, मैं पूरी तरीके से एकदम दुखी हो गया। तो बहुजन समाज पार्टी का साथ उस समय छोड़ा जब उन्होंने भदोही का नाम बदल करके संत रविदास नगर किया, क्योंकि वो भदोही भरों के राजा वहां हुआ करते थे, वो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ था। हमारे इतिहास को मिटाने का काम जब बहुजन समाज पार्टी शुरू की तब मैंने उनसे कहा कि अगर हमारा आप इतिहास मिटा रही हो तो जिस दिन मैं संकल्प ले लूंगा उस दिन आपके भी इतिहास को मिटा करके ही रहूंगा। बहन जी को यह एहसास नहीं हुआ उस समय जब उन्होंने 2002 को 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी बनाया। पहला बाई इलेक्शन उन्होंने लड़ा, चिरईगांव विधानसभा में मात्र 287 वोट पाया। उसके बाद 2007 में जब चुनाव लड़ा गया, उससे पहले लोकसभा 2004 हुआ। 2004 में हम लोग 4000 मतदान वोट पाए थे, उस समय 46 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। उसके बाद 2007 का विधानसभा चुनाव हुआ, 201 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा गया। में आने के बाद आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ घटक दल की तरह काम किया हुआ है और सरकार में रह के ही आप सरकार का कई बार विरोध करते देखे गए हैं। आखिर वो क्या वजह है जिनकी वजह से आप अपने ही जो सरकार है उसका विरोध करते हैं? देखिए, हम सरकार का विरोध नहीं करते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। जनता जब सरकार नहीं बनी रहती है पार्टियों की तो जनता के बीच में जाकर के तमाम योजनाएं दिखाते हैं, तमाम लच्छेदार भाषण दिखाते हैं, उसके बाद जनता प्रभावित होकर के उनको वोट देती है, उसके बाद वो सरकार बना लेते हैं। लेकिन सरकार बनाने के बाद जिन योजनाओं को लेकर जनता के बीच में नेता जाते हैं फिर उन योजनाओं को भूल जाते हैं। इस नाते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उन योजनाओं को बार बार दिशा दिखा रहे हैं और उनको बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि जिन मुद्दों पर आपने सरकार बनाया है उन मुद्दों पर काम करिए, जिन मुद्दों पर आपको वोट नहीं मिला है उन मुद्दों पर आप काम मत करिए। हमारा किसी से मतभेद नहीं है, हमारा सिर्फ सिद्धांतों से मतभेद है। आपने इतिहास देखा होगा, लव कुश, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न के। लगता है कि सरकार निष्क्रिय हो गई है अपने एजेंडे में। लव और कुश, मैं एक दिखाना चाहता हूं, लव और कुश को जब यज्ञ घोड़ा छोड़ा गया था भगवान राम की तरफ से तो उस समय लव कुश ने पकड़ा था। तो भगवान राम से समझौता हुआ था कि उसमें आकर के वो एक हमारे वो थे महर्षि जी विश्वामित्र जी थे, वो आकर के उन्होंने समझाया कि नहीं ये भगवान राम के दोनों बेटे हैं। इन लोगों ने सिद्धांतों से समझौता किया कि अगर भगवान राम सीता को अगर रावण ने हर करके ले जाकर के लंका में बैठाया था
तो वो भगवान राम और लक्ष्मण दोनों लोग सिद्धांतों के साथ लव कुश से समझौता किया था। आज हम सिद्धांतों की बात करते हैं, हम माननीय योगी जी से कोई नफरत की बात नहीं करते हैं, योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कोई नफरत की बात नहीं करते हैं। आज 150 योजनाएं जनता के हित में बनी हुई है, चाहे वो सेंट्रल में हो चाहे प्रदेश में हो। आज हम देखा जा रहा है, गांव में अब जाएंगे, आज भी लोग अपनी आवास, पेंशन, शौचालय, नाली, खड़ंजा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी रोजगार पाने के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। है ना कि सरकार निष्क्रिय है, जिसके साथ आप हैं वो सरकार निष्क्रिय है, अपनी योजनाओं को जमीनी धरातल पे नहीं ला पा रही है। देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि जिसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है उसको पहली बात अनुभव नहीं होता है। आज जो अफसर IAS PCS बैठे हुए शासन में है, ये पूरी तरीके से ये हम मान चुके हैं कि जो नेता आते हैं चुन करके, इनको कुछ पता नहीं होता है और अपनी जो 5 साल में जो अनुभव IAS PCS लेते हैं, 10 साल 15 साल का अनुभव, उस अनुभव के साथ उस नेता के साथ बिहेव करते हैं, वो नेता समझ नहीं पाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब जब कोई विकास कार्यों की समीक्षा लेते हैं तो अधिकारी उनको इतना हरा दिखाते हैं कि 2019 में आप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अरे गांव में तो आप व्यवस्थाएं नहीं पहुंचा पा रहे हो और आप कह रहे हो कि हम प्रधानमंत्री बना देंगे, तो उसी में वो नेता खुश हो जाता है कि अरे यार चलो अफसर कह रहे हैं कि अब हमारी सरकार 2019 में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आप कहते हैं यूपी की ब्यूरोक्रेसी जो मुख्यमंत्री योगी हैं उनको भी भ्रमित कर रही है। बिल्कुल, देखिए डेमोक्रेसी पर भारी इस समय ब्यूरोक्रेसी पड़ चुकी है। आज जिस तरीके से डेमोक्रेसी पहले थी, आज जनता जिस मुद्दे पर लड़ाई लड़ती थी उन मुद्दों से 72 साल की आजादी में लोगों ने भटका दिया। अब आपको एक दिखाना चाहता हूं कि 1952 से चुनाव हो रहे हैं ना, 52 से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन आज तमाम लोकसभा सीटें चुनाव लड़ा गया। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है, चर्चा शुरू करते हैं। अरुण जी, इस वक्त जो आरक्षण के मुद्दे बहुत ज्यादा आप उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, पूरी पार्टी आप उस पर कई बार स्टैंड करती है, आरक्षण के मुद्दे पे क्या आपके मंतव्य हैं वो देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1989 में बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू किया था और उसको लागू हुए लगभग आज 28 साल हो गए। 28 साल की होने के बाद अगर उसमें देखेंगे तो जो मजबूत तबका था उस आरक्षण का लाभ उसने उठाया, लेकिन जो कमजोर तबका था, अब जैसे अति पिछड़ा और अति दलित, अब राजभर का बेटा अभी पूरे देश में आप डीएम नहीं पाएंगे, चौहान का बेटा पूरे देश में डीएम नहीं पाएंगे, मुसहर का बेटा पूरे देश में डीएम नहीं पाएंगे। इसका मतलब कि चाहे वो राजभर हो, बिंद हो, केवट हो, मल्लाह हो, पाल हो, प्रजापति, गुप्ता हो, चौरसिया हो, शाक्य हो, सैनी हो, पठान हो, अर्कवंशी हो, वो पासी हो, खटीक हो, नट हो, हेला हो, कुजड़ा हो, बांसफोर हो, सोनकर हो, इनके बेटा बेटी अभी तक न तो सिपाही बन पाए, न बाबू बन पाए, न चपरासी बन पाए, न लेखपाल बन पाए, न डीएम बन पाए, न एसडीएम बन पाए, न तो आईएएस बन पाए, न तो पीसीएस बन पाए। तो वजह क्या है? आज सरकारें 72 साल की आजादी की जश्न मना रही थी और उसके बाद इनके बेटा बेटी अभी तक चपरासी तक नहीं बन पाए। तो मंडल कमीशन बीपी सिंह ने दिया था कि 100 सिपाही की भर्ती होगी, 27 पिछड़े जाति के लोगों की होगी। लेकिन आजादी के बाद से आपने तेलंगाना का उठाकर देख लीजिए, कर्नाटक का उठाकर देख लीजिए, मध्य प्रदेश का उठाकर देख लीजिए, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री कानून बना करके आरक्षण देते हैं, उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा बना करके वो हिस्सा देते हैं, उनके बेटा बेटी को रोजगार देते हैं, उनको आगे बढ़ाने की व्यवस्था करते हैं। वहीं दलित में है और दलित, अति दलित, महादलित करके हम उनको आरक्षण देना चाहते हैं कि मुसहर का भी बेटा सिपाही बन सके, राजभर का भी बेटा पिछड़े में विकास हो सके। इस नाते हम उनको बार बार करते हैं। लेकिन सरकार, अभी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनी, अभी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार हुई। जो 2019 के चुनाव हैं,
उसमें किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, उनमें क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, प्राथमिकता हमारी यह है कि 27% आरक्षण का विभाजन भारतीय जनता पार्टी तत्काल करे। अगर उनको सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट मिल गई है तो सामाजिक न्याय समिति ने यह रिपोर्ट दिया है कि पीसीएस की भर्ती में 1% भी अति पिछड़ा अति दलित का बेटा बेटी नहीं है। तो अगर सरकार को यह पता चल गया है कि जमीन पर इनके बेटा बेटी सरकारी संस्थानों में नहीं शामिल हो पाए तो इनको बंटवारा कर देना चाहिए। अगर देश के 12 राज्यों में आरक्षण का विभाजन करके हिस्सा दिया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश सरकार विभाजन क्यों नहीं कर रही है? यह सिर्फ हमको गुमराह करने की तैयारी कर रही है। अब गुमराह होने वाली जनता नहीं है कि विभाजन की बात आप सरकार से कर रहे हैं। सरकार से इस नाते विभाजन के उत्तर प्रदेश में अभी 700 वकीलों की भर्ती हुई सरकारी, 700 में 51 अति पिछड़े और दलित के बेटा बेटी हुए। अब बताइए कि 700 आबादी है, हमको 27% हिस्सेदारी और 22% दलित को भी हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। इस नाते हम चाह रहे हैं कि 27% का बंटवारा हो, उसके बाद तब जाकर के जितनी भी भर्ती हो उत्तर प्रदेश में तब सरकार भर्ती करे, तब जाकर के उनको हिस्सा मिलेगा, तब उनको भागीदारी सुनिश्चित होगी। अन्यथा भागीदारी सुनिश्चित नहीं होने वाली है। सरकारें सिर्फ गुमराह करती जाएंगी और हम आपसे दर्शक बनकर के देखते रहेंगे। एक वर्ग ये भी कहता है कि आरक्षण की मांग करके आप जो एकजुटता है उसको विभाजित करने का भी काम कर रहे हैं। इस पे देखिए, हमारी पार्टी का स्पष्ट नियत हमारी स्पष्ट ये है कि हम सभी वर्गों को आरक्षण देना चाहते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो। हम चाहते हैं कि पहले सर्वेक्षण कराई जाए, उसके बाद आर्थिक आधार पर सभी वर्गों को आरक्षण देकर के उनको भारत की राजनीति में सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति से उनको मजबूत किया जाए ताकि उनके भी बेटा बेटी आगे बढ़ सके। आज देश की राजनीति में आप देखिए, किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी भी थाने पे चले जाइए, अगर 20 सिपाही की स्टाफ होगी तो उसमें एक भी आपको न तो अति पिछड़ा मिलेगा न अति दलित मिलेगा। तो आखिर इसमें हो क्या रहा है? अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ, सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में न तो एक बेटा को अति पिछड़े में रखा हुआ है न तो अति दलित में रखा है। माने सीधे सीधे सामान्य वर्ग को ही शामिल किया जा रहा है। पिछड़ा सिर्फ दर्शक बनकर देख रहा है, दलित दर्शक बनकर देख रहा है और अल्पसंख्यक दर्शक बना हुआ है। इस नाते हम चाह रहे हैं कि सरकारें जो भी भर्ती करे तो बिना आरक्षण के बंटवारे की अगर भर्ती करेगी तो यह पूरी तरीके से पिछड़े समाज और दलित समाज, अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हो जाएगा। 2019 में आप कितनी सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़ने की स्थिति में हैं? देखिए, हमारी तैयारी 80 लोकसभा सीटों पर चल रही है। हम हमेशा प्रयासरत, हमारी जब चुनाव आ जाते हैं, चुनाव बीत जाते हैं, देश में 80 लोकसभा सीट, हम 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। हमारी सभाएं, जनसभाएं, बैठकें, कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस 10 लोकसभा सीटों पर है। 10 लोकसभा ऐसी सीटें हैं जो पूर्वांचल से मिला हुआ है, कुछ पश्चिमांचल, कुछ मध्यांचल से जुड़ा हुआ है। इन लोकसभा सीटों पर हम काम कर रहे हैं और हमारा जनाधार जहां मजबूत होगा वहां हम लड़ेंगे और हम लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही 2019 का चुनाव लड़ेंगे। यह भ्रम सब लोग निकाल दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आरक्षण का बंटवारा नहीं करेगी तो फिर जो हमारे हिस्से को देने के लिए तैयार होगा 2019 उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। आगामी 2019 के जो चुनाव हैं इसमें जो 10 सीटें आप डिमांड कर रहे हैं अपने सहयोगी दल से, उस पर कोई चर्चा हुई कि वो कितना इस पे अभी आपको देने को तैयार है? देखिए, अभी चुनाव हो नहीं रहा है, अभी टिकट बट नहीं रहा है, तो अभी इस पे चर्चा करना बेकार है। अभी हम पूरी तरीके से अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। हम अपने बूथ लेवल पर अपने संगठन के नेताओं को लगा करके हम बूथ की संगठन मजबूत करने में इस समय लगे हुए हैं। अब जब 2019 का चुनाव का वितरण होगा, टिकट का बंटवारा होगा, सीटों का बंटवारा होगा, उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी से बैठ करके बात कर लेंगे कि वो हमको कहां-कहां सीट देंगे, कैसे कैसे लड़ना है, उसके बाद रणनीति बनाई जाएगी। भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात करती है। आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विभाजन हो? क्या अन्य राजनीतिक दलों ने आपका कभी इस बात पे समर्थन किया? देखिए, विभाजन के सवाल पर हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे 2002 में, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया था, बिहार से झारखंड बनाया था, तेलंगाना बनाया था। तो छोटे राज्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी सोच था, तमाम जितने क्रांतिकारी देश की आजादी दिलाने वाले लोगों की यह सोच थी, देश आजाद होगा, छोटा छोटा प्रदेश होगा, कुटीर उद्योग लगाया जाएगा, सरकार कच्चा माल देगी, उस सरकार पक्का माल खरीदेगी। तो इस तरीके से छोटे छोटे राज्यों की पहल तो पहले से हुई। जो छोटा, जैसे लोग कहते थे ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, आज उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ हो गई है और 22 करोड़ की आबादी में जिस तरीके से देखा जा रहा है तो बेरोजगारी पूरी तरीके से, शिक्षा पर कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो ये सारी व्यवस्थाएं जो दूर होनी है तो वो बिना अलग राज्य बनाए, हम चाहते हैं पूर्वांचल राज्य बने, हम चाहते हैं पश्चिमांचल बने, हम चाहते हैं बुंदेलखंड बने, हम चाहते हैं मध्यांचल बने। अगर 4 राज्य बन जाए
तो उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर और गति देगा। बहन कुमारी मायावती जी भी इस पे प्रस्ताव बनाई थी। आपको याद होगा 2007 में इन्होंने केंद्र को प्रस्ताव दिया था कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया जाए, क्योंकि वो जानती थी कि पूर्वांचल सदियों से उपेक्षित रहा है। आजादी के बाद से हमेशा वो पिछड़ा रहा है, चाहे वो बुंदेलखंड हो। आपने देखा कि बुंदेलखंड में पानी के लोग तरसते हैं। आज बुंदेलखंड अलग राज्य बना दीजिए, वहां के मुख्यमंत्री अपने तरीके से वहां का डेवलपमेंट करेंगे, पूर्वांचल का मुख्यमंत्री अपने से डेवलपमेंट करेगा, पश्चिमांचल का मुख्यमंत्री अपना डेवलपमेंट करेगा, मध्यांचल का मुख्यमंत्री अपने से डेवलपमेंट करेगा। आज वो चाहे बिहार देख लीजिए, आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट है, आप मेरठ में देख लीजिए, मेरठ में न तो हाई कोर्ट बना है न तो कोई लोअर कोर्ट बना है। आज मेरठ के लोग इलाहाबाद जाते हैं। अगर एक मेरठ में एक बेंच बन जाए तो जो गाजियाबाद और मेरठ सहारनपुर के लोग हैं वही अपना न्याय के लिए गुहार लगाएंगे, उनको इलाहाबाद नहीं जाना पड़ेगा। इस नाते दूरी को भी समय को देखते हुए ये सहयोगी दल के रूप में आप सरकार में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ा है, इसके बारे में आपकी पार्टी की क्या राय है? देखिए, सरकार जिस तरीके से आबादी को देखते हुए जो अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधियों पर कोई अंकुश नहीं, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। सरकार तो बड़े दावे कर रही थी कि हम अपराधियों को मार रहे हैं, हम उनका एनकाउंटर कर रहे हैं, लेकिन एनकाउंटर के नाम पर आप फर्जीवाड़ा दिखा रहे हैं। आप आजमगढ़ का अर्जुन राजभर, आपने उसका फर्जी एनकाउंटर करके दिखा दिया कि ये अपराधी था, इसको मारा गया। आपने नोएडा का देख लीजिए, चाहे सहारनपुर का देख लीजिए, चाहे आप मुरादाबाद का देख लीजिए, चाहे गाजियाबाद का देख लीजिए, जितने भी एनकाउंटर सरकार में हुए हैं, अगर सीबीआई जांच करा दिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आज जितने भी अपराध हो रहे हैं ये पूरी तरीके से साजिश के तहत अपराध हो रहे हैं। ये मिलीजुली आज अब पुलिस पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। किसी गरीब को अगर न्याय पाना है थाने में चले जाए तो बिना पैसा लिए, पहले तो पिछली सरकारों में तो ये 500 में काम होते थे। आरोप उस सरकार पे लगा रहे हैं जिसके स्वयं आप एक सहयोगी हैं। सरकार को आपके पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मंत्री हैं, तो मंत्री सरकार का एक स्तंभ है। देखिए, आरोप उस बात का लगा रहे हैं कि अगर ब्राह्मण की हत्या होगी पुलिस द्वारा, इनकाउंटर होगा तो उसको 40 लाख दिया जाएगा। यादव का इनकाउंटर होगा तो उसको 5 लाख दिया जाएगा। अगर किसी दलित का इनकाउंटर होगा तो उसको 2 लाख दिया जाएगा। किसी राजभर का इनकाउंटर होगा तो उसको 50,000 भी नहीं दिया जाएगा। ये कैसा आपका बनाए हुए सिस्टम है? ये कैसा आपका नियम चल रहा है? इसी को तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं कि आप सबको, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के पहले पन्ने पर लिखा था, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। क्या भारतीय संविधान पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है? भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान को मानती है, उसके नियमों के, उसके सिद्धांतों के खिलाफ काम करती है और कहती है कि हम लाइन ऑर्डर कंट्रोल कर रहे हैं। सहयोगी दल होने के नाते भाजपा के सहयोगी दल हैं आप, क्या लगता है कि जो नाम बदलने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो की जा रही है, इससे क्या लाभ जनता को प्राप्त होगा? इससे जनता को कोई लाभ नहीं होगा। नाम बदलने का सिलसिला बसपा ने किया था, सपा ने किया था, सरकारें बदल गई। नाम बदलने से सिर्फ सरकारें बदलती हैं, काम नहीं बदलता है। सोच बदलिए, सोच। अगर इलाहाबाद का नाम अगर प्रयागराज कर दिया गया तो प्रयागराज में अच्छी यूनिवर्सिटी कैसे बनेगी, अच्छे मेडिकल कॉलेज कैसे बनेंगे, अच्छे सड़क कैसे बनेगी, अच्छे विश्वविद्यालय कैसे बनेंगे, अच्छे जो आपके स्वास्थ्य केंद्र बने हैं वहां अच्छी दवाइयां कैसे उपलब्ध होगी? यह डेवलपमेंट का काम होता है। आप अच्छी रोजगार कैसे देंगे? आज उनके बेटा बेटी तरस रहे हैं सिपाही बनने के लिए, आप उनको विकास के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं तो उनको आप नौकरी दीजिए। आज नौकरी देने के लिए 68,500 शिक्षक दर दर की ठोकर खा रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। आज तमाम ऐसे लोग हैं बेरोजगारी के रास्ते पर, आज BEd, MAd, PhD करके। 2019 का चुनाव काफी करीब है और ऐसे में भाजपा हर बार राम मंदिर मुद्दे को लेकर के आती है मैदान में। हालांकि इस बार सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है, उस पे पार्लियामेंट बिल पास करने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इस पे क्या मंतव्य है? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था SC ST के मुद्दे पर, तो उस समय बड़े पैमाने पर 2 अप्रैल को आंदोलन दलितों द्वारा हुआ और 11 अप्रैल को जब सवर्णों द्वारा आंदोलन शुरू किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बिना मजिस्ट्रेटियल जांच के किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, तो ये सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अध्यादेश लाने और ला करके अध्यादेश उसमें बदलाव कर दिया। आज देश की आस्था जिससे भगवान मंदिर से जुड़ा हुआ है, उस आस्था के साथ भारतीय जनता पार्टी अगर खिलवाड़ कर रही है तो वह कानून क्यों नहीं बनाती है? वो अध्यादेश लावे, मुझे कोई एतराज नहीं। भगवान राम का अगर मंदिर बनाना चाहती है तो वो अध्यादेश ला करके वो कानून बनावे, कानून बना के मंदिर बने। कौन रोक रहा है? एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जो मुसलमान खड़ा होकर रोक रहा हो। एक सिंगल व्यक्ति कोई नहीं रोक रहा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दे से भटकाने के लिए ये भगवान की मंदिर को बनाने की बात करे। भगवान की मंदिर छोड़ दीजिए, ये कहे 370 हटाएंगे, ये कहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे,
एक भी मुद्दा इनका लागू होते हुए नहीं दिख रहा है। और इनकी सरकार चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, इनके राष्ट्रपति, इनके प्रधानमंत्री, इनके मुख्यमंत्री उसके बाद भी कानून नहीं बना पा रहे। आप कितना झूठ बोलेंगे? इनको झूठ बोलने का महारत हासिल हो गया है। जनता से इतना तगड़ा झूठ बोलते हैं कि जनता भी समझती है कि एकदम सही बोल रहे हैं। इस नाते हम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बार बार इस बात को कहते हैं कि आप हमें मंदिर पर मत ले जाओ, शिक्षा रूपी मंदिर के बारे में हमसे बात करो, कि उस गरीब के बारे में सोचो जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहा है, वो अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहा है, उसको अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी, इस पे चर्चा करो। इस पे वो चर्चा मत करो कि मंदिर बन जाने से बताओ किसने राजभर बिंद केवट मल्लापाल प्रजापति की बेटा। अभाव है, इसलिए मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ रहा हूं। और आपका ये कहना है कि जो वर्तमान परिदृश्य है भारतीय जनता पार्टी का, वो 2019 में तो ये साथ है पार्टी, लेकिन 2022 में इनके पास ऑप्शंस खुले हुए हैं। 2022 में यूपी में विधानसभा का चुनाव है, उसमें भारतीय समाज पार्टी के पास कई ऑप्शंस हैं, जिसको जो बेहतर होगा इनके साथ ये उसके साथ आगे बढ़ेंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही। आप देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए प्राइम टीवी से लगातार जुड़े रहें।